मान लीजिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। वैसे है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। आपके सामने एक आदमी का आईटीआर आता है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। उस फाइल में उस आदमी की एनुअल इनकम दिखाई जाती है 2,34,000 रुपए। लेकिन कुछ ही समय बाद वही आदमी दिल्ली में 5,65,00,000 रुपए का एक लग्जरी हाउस खरीद लेता है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि जिस आदमी की एनुअल इनकम 2,34,000 रुपए है, वो कैसे 5,65,00,000 का घर खरीद सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यही सोचा। नोटिस भेजा गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लगा कि अब आदमी बुरी तरह फंस गया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही कोर्ट में हरा दिया। और सबसे शॉकिंग बात, उसने 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया। आज हम इस रियल केस को डिटेल में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि आम इन्वेस्टर्स इस केस से क्या सीख सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप टैक्स प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन का एक ऐसा सीक्रेट समझेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो फाइनेंस बाय विशाल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। देखो, इस व्यक्ति के पास कुछ अनलिस्टेड शेयर्स थे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। देखो, जब कोई कंपनी एनएसई या बीएसई पर लिस्टेड नहीं होती है, लेकिन उसके शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, उन्हें अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं। जैसे स्टार्टअप कंपनीज। बहुत से लोग स्टार्टअप के इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो उनके शेयर्स की वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने अनलिस्टेड शेयर्स बेचे और शेयर्स बेचने के बाद उसके पास लगभग 7,88,00,000 रुपए आ गए। अब सोचिए, अगर आपके अकाउंट में एकदम से 7-8 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या होगा। बैंक आपको नोटिस भेजेगा, इनकम टैक्स नोटिस भेजेगी, गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजेगी, मतलब सबकी नजर आपके ऊपर आ जाएगी। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शक बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि आईटीआर में रेगुलर इनकम सिर्फ 2,34,000 रुपए दिखाई गई थी। अब ऑफिसर के दिमाग में सवाल आया कि जिसकी इनकम 2 लाख रुपए है, वो करोड़ों रुपए का घर कैसे खरीद सकता है। और यही गलती आम लोग भी करते हैं। लोग इनकम और वेल्थ को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इनकम और वेल्थ अलग अलग चीजें होती हैं। एक आदमी की सैलरी 30 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन उसके पास एसेट्स सिर्फ 5 लाख रुपए के भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसी रिटायर्ड इन्वेस्टर की एनुअल इनकम 2 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन उसके पास 20 करोड़ रुपए के शेयर्स भी हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि शायद पैसा किसी अननोन सोर्स से आया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अक्सर लोग नोटिस देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इस इन्वेस्टर ने पैनिक नहीं किया। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, प्रूफ दिया कि शेयर्स कब खरीदे थे, किस कंपनी के शेयर्स थे, शेयर्स कब बेचे गए, कितना पैसा मिला, पैसा बैंक अकाउंट में कैसे आया और घर खरीदने में वही पैसा कैसे यूज हुआ। यानी पैसों का पूरा ट्रेल दिखा दिया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैसे कमाने से प्रॉब्लम नहीं होती। इनकम टैक्स को प्रॉब्लम होती है अनएक्सप्लेन्ड पैसे से। अब आते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 54F। ये इनकम टैक्स एक्ट का एक पावरफुल रूल है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए आपने कोई एसेट बेचा, जैसे शेयर्स, लैंड या कोई और कैपिटल एसेट, और उससे जो प्रॉफिट हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस प्रॉफिट को रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसी रूल का यूज इस इन्वेस्टर ने किया। उसने अपने शेयर्स बेचे, प्रॉफिट कमाया और उस पैसे से 5,65,00,000 रुपए का घर खरीद लिया। रिजल्ट, टैक्स लायबिलिटी बहुत हद तक बच गई। ये वही लीगल टैक्स प्लानिंग है जो रिच लोग यूज करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आम लोगों को इन रूल्स के बारे में नहीं पता चलता। केस पहुंच गया आईटीएटी दिल्ली। आईटीएटी यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहां आईटीएटी ने सारे फैक्ट्स देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, ट्रांजैक्शंस देखे और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आईटीएटी ने कहा सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति की रेगुलर इनकम कम है,
ये नहीं माना जा सकता कि उसके पास करोड़ों के लीगल एसेट्स नहीं हो सकते। अगर सोर्स जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो एग्जेम्पशन डिनाई नहीं की जा सकती और इसी बेसिस पर इन्वेस्टर्स ये केस जीत गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हार गया। अब इस पूरे केस से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, इनकम और वेल्थ अलग अलग चीजें हैं। दूसरी बात, हर बड़े ट्रांजैक्शन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। एंड तीसरी बात, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टैक्स प्लानिंग लीगल है और टैक्स इवेशन इलीगल है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करते हैं तो आज के छोटे इन्वेस्टमेंट्स कल करोड़ों रुपए में बदल सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो हो, लेकिन कंपाउंडिंग और पेशेंस के साथ वही पोर्टफोलियो फ्यूचर में लाखों और करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है और शायद एक दिन आप भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन जाएं। तो अगर आपको ऐसी रियल फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल फाइनेंस बाय विशाल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप पहले घर खरीदेंगे या शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। कमेंट में आप अपना आंसर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।